का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। आज दिन की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। मॉनसून से शुरुआत होगी। असंतुलित मॉनसून के क्या हैं फायदे नुकसान, इनका आकलन करेंगे हम। इसके बाद क्या खत्म हो रहा मोबाइल वॉलेट का युग? जी हां, ये बड़ी खबर है। मोबाइल वॉलेट की जो क्रांति थी वो अब बैठती नजर आ रही है। फ्रंट रनिंग पर सेबी की सख्ती। क्या है फ्रंट रनिंग, क्या सख्ती, क्या नए नियम आ रहे हैं, ये समझेंगे। बढ़ती इन्वेंट्री बन रहा ऑटो डीलर्स का सिरदर्द। जी हां, ये बड़ी एक चौंकाने वाली खबर है, इसको समझेंगे। इसके बाद दिन की बड़ी खबरें, शेयर बाजार और रुपए पर डिस्कशन करेंगे। रुपए में गिरावट की क्या है वजह, और बांग्लादेश संकट का क्या होगा भारत पर असर। 24 घंटे हो गए हैं, अब चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, एक्सपोर्ट भी होता है, और कुछ ऐसे बाजारों में दोनों कॉम्पिटिटर भी हैं जहां दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। क्या होगा कंपनियों पर असर, क्या होगा कारोबार पर असर, क्या होगा आयात निर्यात पर असर, ये समझेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। इसके अलावा खबरें और भी हैं। खबर अमेरिका से भी है, इसके अलावा खबर सेबी से भी है। इन सारी खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत मानसून से करते हैं। मध्य और दक्षिण भारत में हो रही अत्यधिक बरसात की वजह से पूरे देश में मानसून की औसत बरसात का आंकड़ा सामान्य से 7% ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान मध्य भारत में सामान्य के मुकाबले 21% ज़्यादा और दक्षिण भारत में 24% ज़्यादा बरसात हुई है। इस दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। सर, बरसात के जो आंकड़े आए हैं असंतुलित है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। क्या आपको लगता है इसके क्या फायदे नुकसान देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? शुभम, अगस्त के मध्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर आप अनाज उत्पादक हिस्सों के आधार पर देखें तो पंजाब में अभी भी डेफिसिट दिख रहा है 40% का। लेकिन अगर पूरे देश के हिसाब से देखें तो पूरे देश में अब मानसून सामान्य से ऊपर निकल गया, यानी मौसम विभाग और बाकी एजेंसियों की जो भविष्यवाणी थी वो अब यहाँ सही साबित होती दिख रही है कि मानसून सामान्य से अधिक है। लेकिन मानसून का असंतुलन भीषण है। कई हिस्सों में अतिवृष्टि है, कई हिस्सों में बाढ़ है, जिसका असर फसल पर पड़ेगा। इसी की रोशनी में अगर हम खरीफ की बुआई के आंकड़े देखें तो पैडी यानी धान की बुआई में करीब 5.3% की बढ़ोतरी हुई, जो अगस्त के पहले हफ्ते तक का आंकड़ा है में दिखाई दे रहा है। पल्सेस की कल्टीवेशन में भी, पल्सेस की बुआई में भी बढ़ोतरी हुई है। तो खरीफ की बुआई अगर आप पंजाब को अलग निकाल दें तो देश के बाकी हिस्सों से संतोषजनक रूप से दिखाई दे रही है। अब इसके अंतिम नतीजे हमें खरीफ की बुआई पूरे होने के बाद उत्पादन के आकलन में दिखाई देंगे। त्योहारी सीजन से पहले चना दाल की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान 10% तक का उछाल आ चुका है। मिठाई से लेकर नमकीन जैसे उत्पादों में चने का बहुत अधिक उपयोग होता है। बड़ी मात्रा में पीली मटर का आयात होने के बावजूद चने दाल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने पीली मटर के ड्यूटी फ्री आयात को 31 अक्टूबर तक बढ़ा भी दिया था। सर, फिर कीमतें बढ़ने के क्या कारण है? मार्केट में ये सामान्य रूप से इस मौसम में चने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन दलहन की महंगाई रुक नहीं पा रही। जैसा आपको शुभम ने बताया कि सरकार ने तुअर दाल पीली मटर के और अन्य दालों के आयात को खोला था, लेकिन इसके बाद भी दलहन की महंगाई और दलहन की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। केवल तुअर दाल की कीमतें ऐसी हैं जिनमें थोड़ी सी कमी हमें अभी दिखाई दे रही है। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि खरीफ की फसल कैसी रहती है। हालांकि अगर आप खरीफ की फसल के आंकलन को देखें तो दलहन का रकबा बुआई का करीब 11% बढ़ा है। उस हिसाब से बाजार में कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। देश में यूपीआई के जरिए बढ़ते लेन देन की वजह से मोबाइल वॉलेट ट्रांजैक्शन में लगातार गिरावट आ रही है। इस साल जून में करीब 40 करोड़ मोबाइल वॉलेट भुगतान किए गए, जो एक साल पहले की तुलना में 24% कम है। पिछले साल जून में 53 करोड़ मोबाइल वॉलेट से भुगतान हुए थे। जनवरी से लगातार मोबाइल वॉलेट से होने वाले भुगतान में कमी दर्ज की गई है। सर, क्या माना जाए यूपीआई के आने के बाद या मोबाइल वॉलेट में जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस में गिरावट आ रही है, क्या ये युग खत्म हो रहा है? हाँ, ये लगभग वैसी ही कहानी है। आपको पेजर याद होंगे और मोबाइल याद होंगे। ये लगभग वैसी ही परिस्थिति आपको पेमेंट बाजार में दिख रही है कि पेजर लॉन्च हुए थे और उसके तत्काल एक साल के भीतर भारत में मोबाइल लॉन्च हो गए थे, और उसके बाद पूरी पेजिंग इंडस्ट्री, तमाम कंपनियां, 2 दर्जन से अधिक कंपनियां बंद हो गई। लगभग वैसी स्थिति मोबाइल वॉलेट के साथ हो रही है। शुरुआत हुई थी मोबाइल वॉलेट के साथ, जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने फिनटेक कंपनियों ने अपने वॉलेट क्रिएट किए थे, लेकिन उसके बाद यूपीआई आ गया और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर शुरू हो गया। और इससे अब आप छोटी सी भी राशि सीधे
अपने अकाउंट से दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक लंबा रास्ता चुनकर किसी वॉलेट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका बड़ा असर पड़ा है फिनटेक कंपनियों के कारोबार पर, खासतौर से पेटीएम जैसी कंपनियों के कारोबार पर। और इसलिए लगातार अगर आप जून से देखें तो जनवरी से जून के बीच में मोबाइल वॉलेट के ट्रांजैक्शन सिकुड़ते चले जा रहे हैं। 57 करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शन होते थे जो घटकर अब 40 करोड़ के पर आ गए हैं, क्योंकि यूपीआई लगातार बढ़ रहा है। और यहीं से यूपीआई पर फीस लगाने की चर्चा, यूपीआई पर कोई चार्ज लगाने की बात भी अब जोर पकड़ रही है। देश में फिनटेक कंपनियों से कर्ज लेने वालों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कर्ज के आकार में गिरावट देखी जा रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 साल के दौरान फिनटेक कंपनियों से दिए गए कर्ज औसत पर्सनल लोन के साइज में करीब 10% की गिरावट आई है। 2024 की पहली छमाही में औसत फिनटेक पर्सनल लोन का आकार 9,861 रुपये दर्ज किया गया है, जो 2022 में 10,955 रुपये का था। आंकड़ा ये भी बता रहा है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान फिनटेक लोन बांटे गए हैं, उनमें 59% लोन लेने वालों की आयु 35 वर्ष से कम है। पर्सनल लोन लेने वालों में ऐसे लोगों का आंकड़ा 65% से ज़्यादा है। सर, यंग बोरोवर बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को कैसे समझा जाए? इस आंकड़े को बहुत करीब से समझना जरूरी है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर हम पिछले 1 साल से लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस आंकड़े में देखें तो फिनटेक से मिलने वाले लोन का लोन का डिस्पर्समेंट बढ़ रहा है, पर ये लोन नहीं है। दरअसल ये 9,000 10,000 रुपए के कंजम्पशन स्पेंडिंग्स हैं, ऐसा लगता है, जो फिनटेक कंपनियां लोगों को दे रही हैं। और इसमें भी जो यूथ हैं, यंग हैं, वो अपने खर्च के लिए या मोबाइल खरीदने के लिए या सामान्य सुविधाओं के लिए फिनटेक से कर्ज ले रहे हैं। तो ये कर्ज का वो उतना बड़ा आकार नहीं है जो किसी उत्पादक हिस्से में जा रहा हो, ये कंजम्पशन की लेंडिंग है। और इसलिए इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप का जिक्र शुभम ने आपके सामने किया, इस एज ग्रुप में डिफॉल्ट्स भी ज़्यादा हैं फिनटेक में। जो रिजर्व बैंक का डेटा बताता है कि इसी एज ग्रुप के लोग समय पर अपना कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। तो फिनटेक ने जो पर्सनल लोन का पेनिट्रेशन बढ़ाया या पर्सनल लोन की जो पहुंच बढ़ाई है पिछले 2 साल में, ये मैक्सिमम का, इसका अधिकतम हिस्सा एक तो छोटे टिकट साइज का है, 9 से 10,000 रुपए का है, और दूसरा ये ज़्यादातर कंज्यूमर लोन्स हैं, उपभोक्ता लोन हैं, जो सामान्य खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने और इसकी रोकथाम के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा। इसके अलावा एएमसी का मैनेजमेंट दक्षता सुनिश्चित करेगा कि ये पूरा जो सिस्टम बनेगा ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सर, क्या है फ्रंट रनिंग और सेबी अब क्या करने वाला है? पहले एक्सिस फिर क्वांट, हमने 2 मामले तत्काल ताजे देखे पिछले 1 साल के भीतर, जब म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स ने म्यूचुअल फंड के कारोबार में बेईमानी की। यानी उन्होंने सूचनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, जिन सूचनाओं के आधार पर ट्रेडिंग की, वो सूचनाएं इनसाइडर जैसी सूचनाएं थी, और म्यूचुअल फंड निवेशकों के साथ पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन किया। क्वांट का मामला आपके सामने है, जिसमें सेबी ने सख्त कार्रवाई की थी। इसके बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि सेबी म्यूचुअल फंड पर एक क्रैकडाउन करेगी फ्रंट रनिंग को लेकर, क्योंकि फ्रंट रनिंग म्यूचुअल फंड की बड़ी समस्या है और निवेशकों के साथ निवेशकों के साथ भरोसा टूटने का खतरा इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये मामले लगातार बढ़ रहे थे। तो जो सेबी ने नया प्रस्ताव जारी किया है फ्रंट रनिंग का या फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, उसको लेकर उसमें लंबी व्यवस्था तय की गई। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक सिस्टम बनाना होगा कंपनियों को, जिसमें ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम होगा, जिससे कि कंपनी के सारे प्रबंधन के पास ये सूचना पहुंचेगी कि कहीं कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन या फ्रंट रनिंग की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि सेबी ने फंड मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को सीधे जिम्मेदार बता दिया है। यानी अगर कोई फंड मैनेजर किसी फंड के अंदर फ्रंट रनिंग कर रहा है, गलत सूचनाओं का इस्तेमाल कर रहा है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पर होगी। एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी होगा जो इसको निर्धारित करेगा। और अब इस नई व्यवस्था के बाद जो सेबी का मानना यह है कि अगर कहीं भी कोई प्रक्रिया इस तरीके की मिलती है तो उसे तत्काल पूरे फंड मैनेजमेंट में टॉप लेवल तक पहुंचाया जाना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा की जानी चाहिए और मार्केट एब्यूज रोकने के ठोस नियम बनाए जाने चाहिए। तो फ्रंट रनिंग पर सेबी की निगाहें अब पैनी हैं। सेबी ने बोनस शेयर को डीमैट खाते में जमा करने और कारोबार सुनिश्चित करने के लिए एक समान समय सीमा का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने कहा है कि रिकॉर्ड डेट के बाद बोनस शेयरों को T+2 साइकिल के तहत अधिकतम 3 दिनों के भीतर डीमैट खातों में जमा करना होगा। अभी रिकॉर्ड डेट से बोनस शेयरों को खाते में जमा करने और ऐसे शेयरों के व्यापार की कोई विशिष्ट सीमा
निर्धारित नहीं है। सर क्या पूरा मामला है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? बोनस शेयरों को लेकर बाजार में काफी कंफ्यूजन रहता है। जब बोनस अलॉट किया जाता है और उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है, इस बीच में कोई नियम तय नहीं थे और इसलिए इन स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती थी मार्केट में, बाजार के भीतर, जब तक इन्हें एलोकेट किया जाए या इनको डीमैट अकाउंट में जमा किया जाए। और हाल फिलहाल के महीनों में जब बोनस शेयर आए तो सेबी की निगाह में ये बात आई और इसलिए उसने कंसल्टेशन पेपर प्रपोज किया है। उस कंसल्टेशन पेपर का मतलब है कि बोनस इशू जारी होने के बाद 2 दिन के भीतर उससे जो शेयर धारक है उसके डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे कि बाजार में इसकी अनियमित या नियमों के विरुद्ध ट्रेडिंग नहीं हो सके। अभी जो मामले दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से ऐसा होता है कि कंपनियां बोनस शेयर के अलॉटमेंट की मंजूरी लेती हैं और स्टॉक्स को 15 दिन में लिस्ट कराने की सूचना की व्यवस्था तय की गई है, लेकिन ट्रेडिंग कैसे होगी और इसे कब ट्रांसफर किया जाएगा इसके नियम तय नहीं थे। ऑटो डीलर्स के पास गाड़ियों की ज़्यादा इन्वेंट्री होने की वजह से जुलाई के दौरान ऑटो कंपनियों की तरफ से डीलर को होने वाले डिस्पैच में करीब 2% की गिरावट आई है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के मुताबिक देश भर में डीलर्स के पास पैसेंजर व्हीकल की करीब 73,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो 67 से 72 दिन की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। हालांकि ज़्यादा इन्वेंट्री के बावजूद जुलाई के दौरान 2 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में करीब 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर किस तरीके की संभावना बनती दिख रही है ये? फाडा के जो आंकड़े आए हैं उन्हें करीब से पढ़ने की जरूरत है। एक तो इन्वेंट्री 72 दिनों पर पहुंच गई, जो आमतौर पर 45-50 दिनों की होती थी। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार में कारों की मांग नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर पीछे जाएं और देखें, कंपनियों ने अपने उत्पादनों में कटौती की और कमी की है, जिसके कारण डिस्पैचेस कम हो गए। और दूसरी बात यह है कि फाडा ने अपने इस आंकड़े में इस बात का भी संकेत जाहिर किया है कि आने वाले महीनों में डीलर्स का फेलियर हो सकता है पेमेंट करने में, चुकाने में। आपको पता है कि जब डीलर्स के पास कारों की इन्वेंट्री या रुकी हुई कारों का नंबर लंबे समय तक बढ़ जाता है तो बैंकों को उनकी देनदारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये सारा का सारा शोरूम बैंक से लीज्ड फिनांस होता है और वो पैसा बैंकों के पास जाता है। अब जो स्थिति है, फाडा वहां पर एक रेड फ्लैग उठा रही है और फाडा का कहना यह है कि आने वाले समय में रिजर्व बैंक को इस बात पर ध्यान रखना होगा, आरबीआई की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि इन्वेंट्री बिल्डिंग को रोका जाए, क्योंकि एक सीमा से अधिक इन्वेंट्री बिल्ड होने के बाद डीलर डिफॉल्ट कर सकते हैं अपना भुगतान चुकाने में। और दूसरा बड़ा पहलू यह कि इसके तत्काल बाद त्योहारी सीजन आने वाला है। जैसे ही मानसून का मौसम खत्म होगा, अगले महीने तक त्योहारी सीजन आने वाला है। इस इन्वेंट्री का जो बिल्टअप अभी दिख रहा है, इससे त्योहारी सीजन की मांग पर भी असर पड़ने की संभावना है और कंपनियां इस हिसाब से अपनी उत्पादन प्रक्रिया को संतुलित करने की कोशिश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सोमवार को बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार को भी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती सत्र में बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा बढ़ गए, लेकिन बाजार बंद होते होते सेकंड हाफ में ये गिरावट मुनाफा वसूली में बदल गई या कहिए बिकवाली में बदल गई। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, करीब 0.25% की गिरावट है। ऊपर से नीचे बाजार आ गए हैं। इंडेक्स की बात करें तो सभी प्रमुख इंडेक्स आज लाल निशान में काम कर रहे हैं, चाहे ऑटो हो, चाहे बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इन सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, जो खरीदारी है वो आईटी, मेटल, फार्मा में देखने को मिल रही है। इस बीच रुपए से खबर यह है कि रुपए में कमजोरी बढ़ रही है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। प्रति डॉलर रुपया 84 रुपये 9 पैसे के स्तर तक टूट गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। विदेशी निवेशकों ने सोमवार को शेयर बाजार में 1.2 अरब डॉलर की बिकवाली की थी। सर रुपए में गिरावट का क्या कारण है? रुपया इस समय पिछले 24-48 घंटे के भीतर शुभम 2-3 तरीके की परस्पर विरोधी गतिविधियों में, परस्पर विरोधी तूफानों में फंस गया है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी और मजबूती दिख रही है बराबर। बाजार अभी ये बात तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ताजी गिरावट और मंदी के जो छोटे बहुत संकेत हैं औद्योगिक उत्पादन को लेकर, रोजगार को लेकर, उन्हें फेडरल रिजर्व इतना गंभीर मानेगा कि ब्याज दरों में कमी करेगा। और इस दृष्टि से अभी डॉलर इंडेक्स को लेकर तस्वीर साफ नहीं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती दिखाई दी और उसका असर रूपी पर सीधा दिखाई दिया। इसके अलावा 2 और करेंसी मजबूत हो गई। युआन में हमने आपको कल बताया तेज बढ़ोतरी आई, 7 महीने की ऊंचाई के पर पहुंच गया। और जापानीज येन में तेज मजबूती आई, क्योंकि जापान ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। तो रूपी के पैरिटी में जितनी भी करेंसीज हैं, डॉलर, युआन और येन,
तीनों मजबूत होती दिखाई दे रही थी और इसलिए भारतीय रुपए में तेज गिरावट हमें आज दिखाई दी। और दूसरा बड़ा पहलू शुभम हमने आपको बताया कि विदेशी निवेशकों ने बाजार से फिर निकासी की, क्योंकि तेज गिरावट हमने अमेरिकी शेयर बाजारों में भी देखी और भारतीय शेयर बाजारों में भी कल देखी। इस मौके पर हालांकि विदेशी निवेशक से ठीक पहले खरीदारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बिकवाली की। तो ये दो ऐसे फैक्टर थे और एक अनिश्चितता जो करेंसी बाजार में पूरी दुनिया में बनी हुई है वो रुपए की स्थिरता को प्रभावित कर रही है और इसलिए रुपया खिसक कर 84 के आसपास पहुंच चुका है। सर, बाजार में अब आप कैसी तस्वीर बनती देख रहे हैं? शेयर बाजार की बात करें तो बाजार कल हम लोगों ने बड़ा चर्चा की थी और बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती दिखाई दे रही। कल अमेरिकी बाजार खुले, उनमें रिकवरी दिखाई दी, फिर बाद में उनमें गिरावट आई। पहले गिरावट आई फिर रिकवरी दिखाई दी। भारतीय बाजार में आज रिकवरी दिखाई दी और उसके बाद में गिरावट आई। दुनिया के शेयर बाजार अभी इस खबर को या इस सूचना को पूरी तरह एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोई बड़ी मंदी आने वाली है। छोटे मोटे संकेत हैं। इसलिए जापान का बाजार जो कल 10% करेक्ट हुआ था, आज पूरा 10% रिकवर कर गया और जापान के बाजार में तेज रिकवरी दिखाई दी। तो ये वो तस्वीर है जिसके बारे में हमने कल आपको संकेत दिया था कि दुनिया भर के बाजार वॉलेटिलिटी के जोन में चले गए हैं, एक तेज उतार चढ़ाव के जोन में चले गए और वही आज भारतीय बाजार में भी हुआ कि सुबह रिकवरी, शाम को गिरावट, लोग मुनाफा वसूली करने पहुंच गए। बाजार अभी डावाडोल है, परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर। कुछ और भी कारण हैं मध्य पूर्व के बने हुए, लेकिन बुनियादी रूप से अगर आप इस सारे धुंध को हटाकर देखें तो बाजार गिरने का एक मौका तलाश रहे थे, क्योंकि कीमतें काफ़ी ऊपर थीं कई सारे प्रमुख बाजारों में, इमर्जिंग मार्केट्स में, और यहाँ से एंट्री का रास्ता बनता दिखाई दिया और वो रास्ता हमने देखा और इसीलिए आज हमने भारतीय बाजार में तेज खरीदारी देखी। लेकिन फिलहाल ये उतार चढ़ाव थोड़े समय तक जारी रहेगा। मंदी की खबरें और आशंकाएं हैं पर अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था तात्कालिक तौर पर एक छोटी मंदी में जा सकती है। इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वित्त मंत्री को चिट्ठी के बाद देश के विपक्षी दल भी सरकार से बीमा पर जीएसटी घटाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने नारेबाजी कर बीमा पर जीएसटी की दर 18% से घटाने पर पूरी तरह खत्म करने की बात कही। नितिन गडकरी और विपक्षी दलों की मांग से पहले पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता की गठित कमेटी की रिपोर्ट में भी बीमा पर जीएसटी घटाने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने इस साल फरवरी में अपनी रिपोर्ट संसद में सौंपी थी। सर, लागू कर पाएगी सरकार? जीएसटी सरकार के अब गले में फंस रहा है, खास तौर पर जो इंश्योरेंस का जीएसटी है, क्योंकि अब तो खुद केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने इसके ऊपर असहमति जाहिर की और चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी तमाम तरीके से चर्चा में आई। इसके बाद आंकड़े ये भी आए कि पिछले 3 साल के दौरान कंपनियों ने ठीक ठाक वसूली की है, बड़ी मात्रा में वसूली की है प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की। और इन दोनों खबरों के बीच में अब इंश्योरेंस पर जीएसटी विवाद का विषय बन गया है। और अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को देखें तो इसमें मल्टीपल लेवल का जीएसटी है, एजेंट के कमीशन पर भी जीएसटी है, प्रीमियम पर भी जीएसटी है, इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर भी जीएसटी है। तो 3 साल में ऐसा में जो आंकड़ा सरकार की तरफ से दिया गया वो पता चला कि 3 साल में कंपनियों ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 21,000 करोड़ रुपए का जीएसटी दिया है, सरकार को जीएसटी वसूला गया है। और ये लोगों की इंश्योरेंस खरीदने की लागत को लगातार बढ़ा रहा है और यहीं से अब जीएसटी के दग की दरारें हमें उभरती दिखाई दे रही। लगभग ऐसी स्थिति आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दिखाई देती, कई सारे ऐसे क्षेत्रों में दिख रही है जहां मल्टीपल टैक्सेशन है जो लोगों की सीधे खर्च को प्रभावित कर रहे हैं। पर दुविधा यह है कि वित्तीय सेवाओं पर सरकार अगर केवल इंश्योरेंस को लक्ष्य करके जीएसटी के ढांचे में बदलाव करेगी तो बाकी वित्तीय सेवाओं का क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी टैक्स का सिस्टम है। सरकार शायद जो अब जीएसटी की समीक्षा शुरू हुई नहीं, कल हमने आपको बताया था कि फिटमेंट कमेटी नए तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, उसमें फिलहाल हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई दे हमें। हालांकि वित्त मंत्री को बजट पर चर्चा का जवाब देना है, वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देना है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उसमें भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। ग्रामीण भारत में 70 से 85% युवा अपने काम से खुश नहीं और वे अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट इंक्यूबेटर, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यूथ नेटवर्क डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट और ट्रांसफर रूरल इंडिया फाउंडेशन का सर्वे बताता है कि 18 से 25 वर्ष की आयु के आधे से अधिक युवा किसी न किसी रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन इस आयु वर्ग में केवल 1/4 महिलाएं ही काम कर रही हैं। 26 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में करीब 85% पुरुष कार्यरत हैं और 10% पहले काम करने के बाद वर्तमान में रोजगार कर रहे हैं। सर, ये बेरोजगारी की कैसी तस्वीर है जब लोग काम तो कर रहे हैं, खुश नहीं है? ये आंकड़ा हमें और भीतर से देखना होगा। 3 महत्वपूर्ण चीजें इस रिपोर्ट में निकल कर आई। पहली चीज, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। वो एग्रीकल्चर में चाहे खेत में काम करना हो, खेत के सामान को बाजार में बेचने जाना हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी गतिविधियों में। दूसरा हिस्सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी गाँव में कोई दुकान चलाना, कोई किसी तरीके का
का छोटा मोटा कारोबार करना, या लोगों ने अपने छोटे छोटे बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रखे हैं। तो मुख्यतः जो ग्रामीण इलाकों का रोजगार है वो रोजगार कम आय वाला है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भारत में एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो दो ही तरह से ग्रामीण इलाकों में लोगों को काम मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कोई फैक्ट्रियां, बाजार या सर्विसेज सेक्टर तो है नहीं, तो या तो एग्रीकल्चर से जुड़ी गतिविधियों में काम कर रहे हैं या उन्होंने अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू कर रखे हैं। और यही वो वजह है जहां लो इनकम का ट्रैप है, क्योंकि ये स्थिति हमें रूरल एरिया के वेजेस में दिखाई देती है, रूरल एरिया की खपत में दिखाई देती है, इसका असर में दिखाई देता है। ये दोनों गतिविधियां कम आय वाली गतिविधियां हैं, इनमें ज़्यादा आय नहीं है, और इसलिए ये असंतोष या ये फ्रस्ट्रेशन आपको इस रिपोर्ट में दिखता है कि लोग इससे बेहतर काम करना जाना चाहते हैं। बढ़ोतरी इसलिए हुई गाँव में कि कोविड के बाद शहरी इलाकों में यही यूथ आता था और उससे काम मिलता था, शहरी इलाकों में काम नहीं बढ़ा, शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर और ऊंची है, तो ये वापस गया यूथ। एग्रीकल्चर के साथ तो में उतनी जगह नहीं थी, इसलिए उसने छोटे मोटे स्वरोजगार शुरू किए हैं, वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण असंगति या विरोधाभास दिखता है कि अगर आप इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो इकोनॉमिक सर्वे तो ये कहता है कि एग्रीकल्चर को ग्रोथ का और एम्प्लॉयमेंट का इंजन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश की संभावनाएं सीमित है। ऐसी स्थिति में जब ग्रामीण इलाके में लोग कमजोर आय से परेशान हैं और काम करने को तैयार ही नहीं है, तो कृषि या रूरल इकोनॉमी कैसे ग्रोथ का इंजन बन सकती है। पैक्ड फूड निर्माता कंपनियां कम पैसे बढ़ाने की, प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने की सोच रही हैं। ब्रिटानिया, पार्ले, मॉन्डलेज और डाबर अब अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती हैं। पैक्ड फूड कंपनियां अपने उत्पादों के दाम 4 से 10% तक बढ़ा सकती हैं। सर, सीधा सवाल ये कि कीमतें बढ़ाने की सोच क्यों रही हैं? 3 बड़ी चीज़ें। पैक्ड फूड कंपनियां 3 महत्वपूर्ण कच्चे माल का इस्तेमाल करती हैं। एक एडिबल ऑयल है, दूसरा आटा है, तीसरा कॉफ़ी कोकोआ पाउडर और शुगर है। ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी तरीके के पैक्ड फूड बनाने में होता है, जो आप नाश्ता या पैक्ड फूड लेते हैं। और इन चारों की कीमतें पिछले 3 महीने 4 महीने में बढ़ी हैं। महंगाई के आंकड़ों के साथ हम आपको लगातार बताते चले जा रहे हैं, और यही खाद्य महंगाई का सबसे जटिल पहलू है कि खाद्य महंगाई बढ़ते बढ़ते पैकेज्ड प्रोडक्ट तक और मैन्युफैक्चरिंग तक फैल जाती है, और वही बढ़ती हुई खाद्य महंगाई अब पैकेज्ड प्रोडक्ट तक और फूड प्रोडक्ट तक बढ़ गई है। रेस्टोरेंट पे खाना महंगा हुआ, लेकिन अब ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर जैसी कंपनियां जो चॉकलेट बनाती हैं, जो बिस्किट बनाती हैं, पैक्ड फूड बनाती हैं, वो भी अपनी कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी कर रही हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि 5 से 6% की इन्फ्लेशन या महंगाई कच्चे माल में। और एक बार ये खाद्य महंगाई कच्ची मंडी से या बाजार से निकलकर जब कंपनियों के भीतर पहुंच जाती है तो फिर ये रुकती नहीं है, क्योंकि वहां के बाद फिर कीमतें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। और इसलिए आने वाले कुछ महीनों में हमें भारत में कई खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, या उनकी पैकेजिंग व्यवस्था में बदलाव करके उसके ग्रामेज में कमी की जाएगी। अमेरिका के एक जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि गूगल ने अविश्वास कानून का उल्लंघन किया है, बाजार में अवैध रूप से मोनोपोली बनाने और दुनिया के लिए डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ये फैसला संभावित सुधारों के लिए नए रास्ते खोलेगा, जिसमें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के कई अलग अलग कंपनियों को बांटने की संभावना है। सर, क्या कहता है कोर्ट का ये फैसला और इसका क्या असर होगा? बेहद सनसनीखेज फैसला है, और हम आपको लगातार बताते रहे हैं मनी सेंट्रल इकोनॉमिकम में कि अमेरिका की सरकारें, अमेरिका के अदालत मोनोपोलीज पर तेज प्रहार करते हैं, और इतिहास से बात कर चली आ रही है। रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल की मोनोपोली तोड़ने से लेकर माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली तोड़ने तक, और अब गूगल इसके निशाने पर है। करीब 277 पेज का फैसला है डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ कोलंबिया का, और उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, और जो बात गूगल के लिए पूरी दुनिया में कल काफ़ी चर्चा में थी कि गूगल एक इलीगल मोनोपोली है। गूगल ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को इस तरह से बनाया जिससे कि सर्च के इंजन के मार्केट में कोई दूसरा बाजार में प्रवेश ना कर सके, और ये अल्फाबेट के लिए बड़ी चुनौती है। ये फैसला गूगल के पास जनरल सर्च का करीब 90% मार्केट है जो इस फैसले में दर्ज किया गया है, और मोबाइल डिवाइसेस में तो 95% मार्केट है। यानी भारत में पूरी दुनिया में जितना सर्च इस्तेमाल होता है, चाहे वो डेस्कटॉप डिवाइसेस से हो, मोबाइल डिवाइसेस से हो, उसका 90% औसतन मार्केट गूगल के पास है। और गूगल ने इसे बनाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया है, निवेश किया है ताकि उसकी सर्च मार्केट में मोनोपोली बनी रहे। अब इस फैसले के बाद
शायद अमेरिका की सरकार या अमेरिका के कानून निर्माता गूगल की मोनोपोली सीमित करने पर ध्यान देंगे। आपको यहाँ कुछ पुराना मामला याद आ रहा होगा। ठीक ऐसी ही स्थिति एक जमाने में इंटरनेट ब्राउज़र मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट की हुआ करती थी और उसके बाद उस पर इसी तरीके का क्रैकडाउन किया गया था, उसे रोका गया था और तब हमने गूगल को सामने आते हुए देखा था और लगभग अब वही स्थिति सर्च बाजार में गूगल की होती दिख रही है। बांग्लादेश के घटनाक्रम की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले कारोबार को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। बांग्लादेश अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर है और भारत को इसका फ़ायदा एक्सपोर्ट बढ़ाने में मिलता था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बांग्लादेश को भारत से 11 अरब डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि इंपोर्ट सिर्फ 1.8 अरब डॉलर का दर्ज किया गया था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से चुनौतियों का सामना कर रही थी और नए संकट की वजह से वहाँ आर्थिक चुनौतियाँ और गहरा गई हैं। सर, क्या आपको लगता है भारतीय बाजारों पर इसका असर होगा? भारत के लिए बांग्लादेश का संकट, हालांकि बांग्लादेश का संकट गंभीर और राजनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आर्थिक रूप से भारतीय बाजार ने इस पर बिल्कुल अलग सी प्रतिक्रिया की। भारतीय बाजार के लिए अवसर बनकर आया। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनियां थी, गोकुलदास, RSFW, काइटेक्स, इनके सबके स्टॉक्स ऊपर चढ़ गए। उसकी वजह ये कि दुनिया के बाजार में बांग्लादेश सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर हाल फिलहाल के वर्षों में स्थापित हुआ है, गारमेंट एक्सपोर्ट के तौर पर। और इस बात की संभावना है कि जिस तरीके का राजनीतिक संकट बांग्लादेश में बनता दिख रहा है, उससे अब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भारत शिफ्ट होने की उम्मीद है। $400 मिलियन के आसपास का बाजार भारत को बांग्लादेश के संकट के कारण मिल सकता है। भारत एक लंबे अरसे से गारमेंट एक्सपोर्ट के बाजार में पिछड़ रहा है, क्योंकि गारमेंट एक्सपोर्ट में जो प्रतिस्पर्धात्मकता थी उसमें बांग्लादेश ने अपने आप को काफ़ी बढ़त ली थी और उसे अंतर्राष्ट्रीय कोटा सिस्टम का लाभ भी मिला था। और उसी का नतीजा है कि आज की शेयर बाजार में हमने उन स्टॉक्स में तेजी देखी जिन्हें आने वाले समय में बांग्लादेश की जगह ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इस बात की भी संभावना जाहिर की जा रही कि बांग्लादेश का संकट अगर अगले कुछ दिनों में नहीं संभला तो बांग्लादेश की यूनिट्स भारत के टेक्सटाइल हब्स में आ सकती हैं अपना उत्पादन करने के लिए, खासतौर से तिरुपुर जैसे जो हब हैं जहां इस तरीके के उत्पादन होते हैं। तो भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की दृष्टि से अगर आप देखें तो बांग्लादेश का संकट एक किस्म का अवसर है। हालांकि राजनीतिक रूप से बांग्लादेश का संकट भारत के लिए बड़ी चुनौती है। यह घटनाक्रम आगे भी जारी रहेगा और इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए मुनाफे के मोर्चे पर जून की तिमाही बीते 7 तिमाहियों में सबसे खराब रही है। अब तक आए 488 कंपनियों के नतीजे के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही के दौरान कंपनियों के नेट प्रॉफिट में 1.6% की गिरावट आई है और इस साल जून तिमाही बीते 7 तिमाहियों में सबसे खराब रही है। भारतीय एयरटेल का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 2.5 गुना बढ़कर 4,160 करोड़ रुपए रहा है। प्रति ग्राहक औसत राजस्व यानी आरपू बढ़ने और पूंजीगत खर्च में कमी आने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। एक साल पहले कंपनी का मुनाफा 1,612 करोड़ रुपए था। पिछली तिमाही में भारतीय एयरटेल का आरपू 211 रुपए हो गया था, जो एक साल पहले 200 रुपए था। अमेरिका में मंदी की आशंका से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। सोमवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $75 तक आ गया था, जो इस साल का सबसे कम भाव है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड का भाव $77 के करीब कारोबार कर रहा है। दुनिया भर में अमेरिका कच्चे तेल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वहाँ पर अगर मंदी आती है या इसकी आशंका भी गहराती है तो उससे ये संकेत माना जाएगा कि कच्चे तेल की मांग घटेगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? कच्चा तेल का बाजार भी दो अलग अलग परस्पर विरोधी घटनाओं के बीच में फंसा हुआ है। एक घटना ये संकेत दे रही कि बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी चाहिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में नई टेंशन है, इजराइल और ईरान के बीच सीधे टकराव की संभावना है, लेकिन उसको नकार कर मंदी की आशंका भारी पड़ी और इसलिए हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई। 75 के आसपास आ गया, 77 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जब हम इसको रिकॉर्ड करें 70-78 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में ऑयल इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और अटलांटिक पार के देशों का तेल पहुंच रहा है, इसलिए ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर दबाव बना हुआ। अगर मंदी का कोई भी संकेत मजबूत होता है तो फिर ओपेक देशों को अपनी रणनीति आने वाले हफ्तों में बदलनी पड़ सकती है उत्पादन को लेकर। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।